आई कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। दो वेक्टर दिए एंड हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, देखो छोड़ो इसे, तुम्हारा नहीं दिलाएंगे। ए वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। और हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर a एंड b आर गिवन इन टर्म्स ऑफ i j k एंड अगर एंगल नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की प्रोसेस से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो 2 -1 3, थर्ड रो। हाँ, डिटर्मिनेंट सगळ्यांना बनवता येतो। एक बार डिटर्मिनेंट बन गया उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, पहले आई कैप फिर कौन आएगा उसके साथ -1 3 -3 -1, देन जे कैप ऑलवेज क्या होता है माइनस, तो उसके साथ ब्रैकेट में कौन होगा 2 3 1 -1 एंड एट द एंड आएगा प्लस के कैप, उसके साथ कौन होगा 2 -1 1 -3। इथपर्यंत क्लियर है, एकदा बघून घ्या। अभी आगे क्या होगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन। क्या होगा फिर -1 इंटू -1 +1 -3 इंटू 3 -9 माइनस ऑफ -9 +9, ये माइनस जे कैप एज इट इज ब्रैकेट में 2 इंटू -1 -2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस के कैप इन ब्रैकेट 2 इंटू -3 1 इंटू -1 माइनस ऑफ -1 हो गया। फिर आंसर क्या होगा 9 + 1 आई कैप -2 -3 -5 इंटू माइनस प्लस 5 3 आणि 2 आहे आणि -6 + 1 के कैप हो गया आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या होगा, रूट में 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर कितना आता है रूट में 150। 25 इंटू 6 लिख के 5√6 लिख सकते हैं, या फिर 150 है 144 होता तो 12, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 12.3 12.4, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सेम प्रोसेस है, पटपट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। क्या होगा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो 1 1 1 देन 1 -2 1। नाउ सिंप्लीफाई दिस, क्या आएगा आई कैप ब्रैकेट में। अभी एक स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, हमें मालूम है कि कॉलम डिलीट रो करके क्या आएगा डायरेक्ट 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, आगे क्या आएगा माइनस ऑफ जे कैप, कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 1 प्लस के कैप ब्रैकेट में -2 -1। अभी 2 + 1 3 आई कैप 1 -1 छोड़ दो -2 -1 -3 आलो तक सेम आंसर। स्वतः सोडवा, फक्त बोर्डवर बघून छापू नका। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3√2, √3² + √3² मतलब 3√2।
मॉड्यूल आए? कल मॉड्यूल में से सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चन? केले होते वेक्टर प्रोडक्ट के कितने थे? 2 ही एग्जांपल थे. बघा वर किती आहेत. सिक्स्टी सेवन एकच है. चला सोडवा पटकन. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 67. उसके बाद में एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, फिर बाद में आगे का पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, चलो 67 एका मिनटात कंप्लीट करा. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 67. क्वेश्चन नको लिहू ना बेटा, तुला मॉड्यूल कसं दिले क्वेश्चन कसे लिहितीस? तुम्हाला देऊन टाकायचं ते परत. मग क्वेश्चन लिहू नका, फक्त क्वेश्चन नंबर लिहा. ते तुमचंच आहे मॉड्यूल, तुम्हाला सोडायचे आहे. हां, कोणाकडे इश्यू झाला असेल तर शांतपणे त्या विषयाने सांगूया. फोर सगळ्यांना आलं ना? चलो नेक्स्ट पार्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स सगळ्यात इंपॉर्टेंट पॉइंट है बघा. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. अब यूनिट वेक्टर मतलब कौन होता है? हम हर बार यूज करते हैं वो आई कैप, जे कैप एंड के कैप होते हैं. आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग, मतलब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जे कैप का मतलब एंड के कैप का मतलब. तो अगर हमें आई कैप क्रॉस आई कैप करना है तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन ऑफ. अभी आई कैप का आई कैप के साथ मतलब जेड एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना होता है? 0. तो साइन 0 कितना बनेगा? 0. यानी एवरीथिंग विल बिकम. उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा. कड़ा ना? लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो कितना आता था? आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप. बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आता है? कळालं ना? डिफरन्स लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे खुद के साथ तो, कारण अपन काल स्पेशल केस लिहिल्या होत्या. अगर थीटा 0 है मतलब वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, लेकिन जब हम इनका सिंप्लीफिकेशन ऐसे करेंगे, हमें आई कैप क्रॉस के कैप दिया है या फिर के कैप क्रॉस जे कैप दिया है या फिर जे कैप क्रॉस आई कैप दिया है या फिर के कैप क्रॉस आई कैप है या फिर जे कैप क्रॉस के कैप है या फिर आई कैप क्रॉस जे कैप है. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसे मतलब कंफ्यूजिंग अगर नहीं बनाना है तो देखो, स्टार्ट में हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके सिंप्लीफिकेशन को डिफाइन कैसे किया था? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है
मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो भी वेक्टर होता है, और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन आता है, यूनिट वेक्टर आता है। इसके लिए हमने बोला था कि ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, किसको, ए वेक्टर को भी एंड बी वेक्टर को भी। क्लियर है, ए वेक्टर को भी एंड बी वेक्टर को भी। मतलब जब हम आई कैप क्रॉस के कैप का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इनका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ के कैप इंटू साइन ऑफ 0 या 90। देखो आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, के कैप का मतलब जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस इनमें एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 लिखा है। बट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई को एज वेल एज के को, इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। कौन होता है जो एक्स एंड जेड को परपेंडिकुलर है, अरे एक्स एक्सिस को एंड जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे जे कैप बनेगा। क्लियर, नाही कळत आहे, कळत नाही तुम्हाला। असे 3 एक्सिस असतात, एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस आणि 3D आपण ड्रॉ नाही करू शकत त्यामुळे इकडे घेतलंय, बट हा दोघांना परपेंडिकुलर असते, तुम्हाला लहानपणापासून शिकवलंय, बरोबर है। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस का मतलब कौन है, वाई एक्सिस का मतलब कौन है, झेड एक्सिस का मतलब कौन है, के कैप। तर मग आपल्याला जर इथं आय कॅप क्रॉस जे कॅप ये सिंप्लिफिकेशन करायचं असेल तर काय करावं लागेल, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या था, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर हो, ए को एंड बी को। इसका मतलब यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ थीटा, बट थीटा कितना आएगा 90 क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, इंटू यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। आता बघा आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, जेड, मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा के कैप, तो ये बनेगा इंटू के कैप। तो ये आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, के कैप आएगा। क्लियर है। अगर सेम वे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है जे कैप क्रॉस आई कैप के लिए तो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, मॉड ऑफ जे कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू फिर से साइन ऑफ 90 एंड इन दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होगा, के कैप होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आ रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू भी के कैप आ रहा है, लेकिन वेक्टर की केस में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का वो फॉलो नहीं होता है। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसके इक्वल नहीं होता है, इसके सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है, इसकी सिचुएशन इस तरह से होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सिर्फ माइनस आता है। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, कळालं ना। म्हणजे आपण जर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जा रहे हैं तो वहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है, समझलं ना। परपेंडिकुलर दोन डायरेक्शन मध्ये, एक तर वरती परपेंडिकुलर किंवा खाली परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर कहां पे होता है इसको फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, क्या है, राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन का पाथ वे जो है वो अगर कर्ल फिंगर शो कर रहे हैं तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, यहाँ पे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो अगर हम इस तरह से इस पाथ के अलोंग जा रहे हैं, मतलब हम अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो हमें कर्ल फिंगर इसके डायरेक्शन में प्लेस करने पड़ेंगे, तो इनका रिजल्टेंट कहां पे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन सेम मल्टीप्लिकेशन हम अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे, म्हणजे आपला पाथ जर असा असेल तो कर्ल फिंगर अभी ऐसे शो करने पड़ेंगे, मतलब थंब कहां पे जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, आपल्यापासून अवे जा रहा है, कळालं ना। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन ये आई जे के सिंप्लिफिकेशन में कन्फ्युजिंग होता है। तर इथं लक्षात ठेवायचं, जर आपण असं गेलो
क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी युनिट वेक्टर आएंगे ये पॉझिटिव्ह राहील. बट आपण जर असं आलो काय ये क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स निगेटिव रहेगा. ठीक है. आता बघा सिंप्लीफिकेशन काय है. अगर हमें आई कैप क्रॉस जे कैप दिया है, हमें मालूम है कि इनको परपेंडिकुलर के कैप ही आता है, लेकिन के कैप प्लस होगा या माइनस होगा ये फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा आई से जे जा रहे तो क्लॉकवाइज है या अँटी क्लॉकवाइज आहे. याला अँटी क्लॉकवाइज म्हणतात, याला क्लॉकवाइज म्हणतात. कळतं ना, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने विरुद्ध दिशेने. ठीक है. तो यहाँ पे हम आई टू जे जा रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेना है, प्लस, मतलब इनका रिजल्टेंट होगा प्लस के कैप. अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप आ रहे हैं म्हणजे आता काय आलो आपण क्लॉकवाइज आलो, तो उस केस में क्या होगा, ये माइनस ऑफ के कैप होगा. उसी तरह से अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप आ रहे हैं, जे यहाँ पे के यहाँ पे, तो जे कैप क्रॉस के कैप मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस है, तो ये क्या बनेगा प्लस आई कैप. बट आपण जर के कैप क्रॉस जे कैप असं जात असलो तर काय होईल, माइनस ऑफ आई कैप. उसी तरह से एट द एंड अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप आ रहे तो क्या होगा, प्लस जे कैप. एंड अगर आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो, ठीक आहे. हे वाटतं एवढं सोपं नाही आहे, यावर जेव्हा क्वेश्चन येतात तेव्हा खूप कन्फ्यूज करतात. कळलं? कळेपर्यंत बघून घ्या, बघितलं असेल तर छापून लिहून घ्या. शंतनू, श्रवण, कळलं का? कर थोडा वेळ. चलो, now write down next point. Applications of cross product or vector product. Applications of cross product or vector product. Applications of cross product or vector product. अब देखो इनके एप्लीकेशंस मतलब क्या होगा, इनका यूज कहाँ पे होता है. ठीक है.
तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स. व्हाट इट मीन्स, हमें जो दो वेक्टर दिए जाएंगे उनको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की मेथड जो है उसको यूज करते हैं. ठीक है, नाउ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और डायरेक्शन होगी. ठीक है, डायरेक्शन कहाँ पे होगी, कंपलसरी जो दो वेक्टर दिए हैं उन दोनों को परपेंडिकुलर. ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड द क्या फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स. अब ये आता कहां से, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कॅप. आता याच्यामध्ये ए बी साइन थीटा यालाच आपण काय म्हणतो, ये मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का. मतलब अगर इसके साथ में मैं एन कैप नहीं लिखूंगा तो ये ए बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. एन कैप लिखा है मतलब वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों को परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस ये ए बी साइन थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एन कैप. एट द एंड बस ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर लेके आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, मतलब यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन. फोड कॉलेज कुठले, एस बी. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिए, बी वेक्टर दिए, उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. हे दोन वेक्टर दिलेत आणि यांना परपेंडिकुलर असणारा युनिट वेक्टर आपल्याला फाइंड करायचा. चलो हे कळालं सगळ्यांना. अभी पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा. अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर एंगल दिया नहीं है तो आईजेके के फॉर्म में, तो कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके. तो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो, वेरी गुड, एंड थर्ड रो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आई कैप इनटू ब्रैकेट ऑफ -1 -4 -5 माइनस जे कैप इन ब्रैकेट 2 - 2 0 प्लस के कैप इन ब्रैकेट 4 + 1 5, मतलब कि -5 आई कैप प्लस 5 के कैप. हे क्रॉस चेक करायचं, चला पटपट सोडवा. तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब न्यूमरेटर आ गया. डिनोमिनेटर कसा फाइंड करना, वेरी गुड, इसका ही मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. बस कितना आएगा मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए तो ये बनेगा 5√2. कसं येतं, रूट ऑफ 5 का स्क्वेअर प्लस 5 का स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स 5 का स्क्वेअर. स्क्वेअर स्क्वेयर रूट 5 के लिए कैंसिल, क्या बचेगा 5√2. तो हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू देम क्या रहेगा, 1/5√2 इन ब्रैकेट, बोलो -5 आई कैप प्लस 5 के कैप.
ये यूनिट वेक्टर बनेगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? चलो और एक P एंड Q, दो वेक्टर गिवन है और हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर युनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहिले हे व्यवस्थित लिहून झालं, सगळ्यांचं कळालं हे काय करायची होती प्रोसेस। चलो आता हे कळालं असेल तर फाइंड करा। फिर से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं उसको, डिटर्मिनेंट लेके करो फिर सॉल्व। फोर्टी नाइन, वेरी गुड। अनिरुद्ध क्या होगा, देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए पहले P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो I कैप J कैप K कैप, सेकंड रो 2 -1 4, थर्ड रो 1 3 2, क्या आएगा फिर I कैप ब्रैकेट ऑफ -2 -12 मतलब माइनस ऑफ 14, माइनस जे कैप उसके ब्रैकेट में कौन आएगा 4 - 4 मतलब 0, प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट में कौन आएगा 3 × 2 6 + 1 मतलब 7, यानी -14 I कैप प्लस 7 के कैप। इथपर्यंत क्लियर है सगळ्यांचं। अभी क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट में 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर किती येतं मग हे, वेरी गुड 245। अगर ये 256 होता तो हम 16 लिखते, 225 होता तो 15 लिखते, लेकिन यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा 15.8, नहीं जरा जास्त जवळ झालं ना 256 5 घेतलं चुकणार नाही, ठीक है अप्रोक्सिमेशन सेम ही है। मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा 1/15.8 इंटू रूट ऑफ, नहीं रूट नहीं डायरेक्ट -14 I कैप प्लस 7 J कैप। इस तरह से हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स फाइंड करते हैं। केस इन बेटा दे, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। कंफ्यूजन नहीं होना रहता, दो वेक्टर दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे एंड उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर 2, इफ टू साइड्स ऑफ parallelogram are represented by two vectors, then to find area of parallelogram। म्हणजे आपल्याला जर सांगितलं की दो पैरालेलोग्राम की साइड्स क्या कर रही है, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है एंड उस पैरालेलोग्राम का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कैसे, देखो अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे एक, वेरी गुड, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हाइट ऑफ पैरालेलोग्राम। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जी तुमची इन जनरल डेफिनेशन असते, क्या होता है, आई नो माहित नसेल तुम्हाला, ए इंटू एच मतलब बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। बस हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, ये दूसरा वाला छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे हम साइन थीटा को इंट्रोड्यूस करेंगे। राम साइन थीटा क्या होता है, देव
साइन थीटा, वैष्णवी साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बनेगा अपोजिट, अपोजिट कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, ए का बी, कसं ओळखायचं हाइपोटेनियस, हे 90 डिग्रीच्या अपोजिट किंवा सगळ्यात मोठी साइड, ठीक है। तो कितना बनेगा h अपॉन, मतलब हम h को रिप्लेस कर सकते बाय, आणि याला जरी तर पुट केलं तर हे एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम कितना बनेगा ए बी साइन थीटा, बट ए बी साइन थीटा मतलब क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब अगर दो वेक्टर दिए जाएंगे विच आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम और उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि फिर से वही है, एक पैरालेलोग्राम है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी दिया है आपको 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, और बोला है यांचा क्रॉस प्रोडक्ट करा, असं नाही सांगणार, फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम करा फाइंड। क्या होगा, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कितना होगा फिर ये, पहला रो मतलब आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा रो 2 माइनस 1 2, तीसरा 2 माइनस 4 3, सिंप्लीफिकेशन आई कैप इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5, हे कळतंय का बघा, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 एंड प्लस के कैप इन ब्रैकेट 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, हे से का, लेकिन ये एरिया हो गया क्या, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरिया होता है स्केलर, यहाँ पे आई जे के आगे मतलब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 30, ये हो गया एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। राहील लक्षात, मग फक्त कन्फ्युजन काय होतं, दोन वेक्टर देतात आणि क्वेश्चन मध्ये म्हणतात फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, आपल्याला डॉट प्रोडक्ट येतो, क्रॉस प्रोडक्ट येतो, बट हेच क्लिक होत नाही की काय करावं लागेल, ठीक है। सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का और उसका मॉड या फिर मैग्नीट्यूड लेने का, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है। फिर ये सेकंड एप्लीकेशन, नाही हे तर अगोदरच होतं का, हे नाही लिहिलं, हे पण नव्हतं लिहिलं, नाही मॉड्यूल मध्ये आहे, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, जे कैप सोबत का माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 2, वेरी गुड, ये रॉन्ग झाले बेटा, क्या होगा, माइनस 4 इंटू 2 मतलब माइनस 8 एंड माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2, माइनस 8 प्लस 2 म्हणजे अनिरुद्ध सोडला तर बाकी सगळे झोपलेले आहेत बहुतेक, माइनस 6 के क्या बरोबर आहे, तुम्ही छापून घेताना चेक पण करत नाही क्षणतून एकदा, कितना आएगा फिर ये माइनस ऑफ 6 के कैप, अनिरुद्ध बाकी बरोबर है बेटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा फिर 25 प्लस 4 29 प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 29 36 प्लस 29, ये हो गया एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन बघा, if two sides of triangle, if two sides of triangle are represented by, if two sides of triangle are represented by vectors, then area,
देन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. मतलब देखो ऐसे दो वेक्टर से, फिर से एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, और इनको मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं. और इस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये कैसे फाइंड किया जाता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को मिला के इस तरह का फिर से एक पैरालेलोग्राम बनाते हैं. तो इस पैरालेलोग्राम में जितना एरिया इस ट्रायंगल का होता है उतना एरिया इस ट्रायंगल का होगा. यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ इसका एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. बट एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो उसको अगर हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. मतलब सेम क्वेश्चन में अगर बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो तो क्या करना पड़ेगा हमें, एट द एंड जो आंसर आ गया है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, करा मग फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल तोच क्वेश्चन. बरं ठीक आहे, नवीन क्वेश्चन आहे. ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप जे कैप 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप 3j कैप एंड 2k कैप. ऐसे दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. करो फाइंड. एक्सलंट बेटा, प्राऊड ऑफ यू. अनिरुद्ध सारखी स्पीड आणि ॲक्युरेसी कोणाची दिसत नाही सध्या. चलो क्या आएगा आंसर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो पहले लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट. क्या होगा, फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, देन 1 1 2 -1 3 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप इन ब्रैकेट 2 -6 मतलब -4, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट 2 + 2 मतलब 4, के कैप इन ब्रैकेट 3 + 1 मतलब 4, यानी -4 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप. अनिरुद्ध बरोबर है का. यहाँ पे क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंगे मैग्नीट्यूड. कितना आता है मैग्नीट्यूड, 4√3. हाँ 16 √48 आ रहा है ना, मतलब 4√3, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 7 ले सकते हैं. तो 7 क्या है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. अगर ट्रायंगल का चाहिए तो कितना आएगा फिर 3.5. इसको 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन. if two vectors are representing diagonals or two diagonals of parallelogram,
देन टू फाइंड एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। मीन्स व्हाट, अगर एक पैरालेलोग्राम के दो साइड्स को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके उसका मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दो वेक्टर मतलब साइड्स नहीं है, कौन है, डायगोनल से, तो उस केस में डायगोनल के ऊपर से हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट होती है, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हम यहाँ पे पॅरालेलोग्राम जो है उसके दो साइड्स आपल्याला दिलेले नसतात, बट आपण ॲज्युम करू की थोड्या वेळासाठी आपल्याला माहिती आहे एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, इनका यूज करके अगर हमें पैरालेलोग्राम बनाना है तो ये ए वेक्टर को पैरेलल हम ये ए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड ये बी वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये बन गया पैरालेलोग्राम। अब इसका डायगोनल चाहिए तो एक डायगोनल इधर जाएगा, ये बनेगा D1, एक डायगोनल इधर आएगा, ये बनेगा D2। अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बोलो D1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस का प्लस बी वेक्टर। अगेन D2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, D2 को क्या लिख सकते हैं, काय ना ए प्लस बी ना बी प्लस ए। देखो ये बी भी इधर जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है, बरोबर है कि नहीं। ट्रायंगल फॉर्म करताना एक संपला की दूसरा सुरू व्हायला पाहिजे, तो हमें थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ऐसे लिखना पड़ेगा, बट ये कौन होता है, कळतंय ना। मग आपण याला काय लिहिणार, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कळतंय। एंड आगे हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए बस ये D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर करेंगे। अब D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर कर रहे हैं, क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हे कळालं का आपण काय केलं ऍडजस्टमेंट, फक्त ट्रायंगल लॉ काय सांगतो की हा संपला की हा सुरू झाला पाहिजे, मग हा काय करतो, रिझल्टंट रिप्रेझेंट करतो। बट आपल्याला कंडिशन अशी होती, हा पण इथं आणि हा रिझल्टंट इकडे चाललाय, आपण काय केलं, फक्त याची डायरेक्शन रिवर्स केली, त्यामुळे काय आला, ए प्लस था पहले अब माइनस हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन की वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। कसा, ए इन ब्रैकेट ए असतं ना बी प्लस सी है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी प्लस ए सी। सांगायचं काय मग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस या माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हे कळतंय का बघा, नहीं कळत है। ए वेक्टर को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कौन सा है, क्रॉस वाला, क्यों, क्योंकि पहले हमने क्रॉस लिया था। प्रथमेश कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो क्या बचा यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आता आपण या माइनस बी ची डायरेक्शन जर रिव्हर्स केली तर आपण याला असं लिहू शकतो का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डायरेक्शन रिवर्स कर दी इसलिए बस क्या हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कौन था ये, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। बट एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड 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 मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, फिर से एट द एंड ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, हे 2 मल्टीप्लिकेशन मध्ये होते, इकडे आल्यानंतर क्या होगा फिर डिवीजन, 1/2 इंटू मॉड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। काय कळालं याच्यावरून, हे नहीं कळालं तर चालेल, फक्त फाइनल स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो दो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमें क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है
उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा। ठीक है, चलो राइट डाउन। यस सर ते डायग्नॉलची ते कसे घेतले ते एकदा सांगा ना. एक मिनट हाँ, हाँ बोला। सर ते डायग्नॉल ना D1 मल्टीप्लाय D2 क्रॉस तर ते A प्लस बी क्रॉस B मायनस ए कसं घेतलं ते एकदा सांगा ना. या स्टेप मध्ये का इथं त्याच्यावरची स्टेप. हे हे बी मायनस ए हो कसं घेतलं हो का? हो सर. हे बघ इथं काय असतं ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तुम्ही लिहित चला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये जहां पे खत्म होता है वहां से हमें दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है बी वेक्टर। तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिजल्टेंट को बनाते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आता डायग्राम मध्ये जब हम D1 ले रहे थे तो यहाँ पे देखो क्या है कि जहां पे A खत्म हो रहा है वहां से B शुरू हो रहा है, तो हमने D1 को लिखा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, हे कळालं। बट जब हमें D2 लेना है तो D2 के लिए केस क्या है, देखो D2 वेक्टर की केस में यहाँ पे, हाँ D1 के लिए हो गया, D2 वेक्टर की केस में ये रिजल्टेंट है D2, मतलब एक वेक्टर यहाँ पे एंड दूसरा वेक्टर यहाँ पे, मतलब ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, तो ये ट्रायंगल लॉ रिप्रेझेंट नाही कर रहा है। यामुळे आपण काय केलं, फक्त या बी वेक्टरची डायरेक्शन रिव्हर्स केली, म्हणजे याला असं रिप्रेझेंट केलं, ए वेक्टर जहां पे खत्म होता है वहां पे बी वेक्टर आ गया। आता डायरेक्शन अपोजिट घेतली त्यामुळे काय होईल, प्लस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे a माइनस बी या फिर b माइनस ए, दोनों में से कोई भी एक निगेटिव किया देन ऑल्सो यू विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे हमने क्या किया है, बस ये b वेक्टर को एज इट इज रखा है, a की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ठीक है, तो यहाँ इसलिए प्लस ए बिकम्स माइनस ए। क्लियर? हो सर. ओके, अगली यस. तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मॉड्यूल है। चलो सॉल्व एग्जांपल आई थिंक नंबर 68 का, 67 के बाद में 68, 68, 69, 70 कितने हैं, 68, 69, 70, 71। चलो 4 एग्जांपल है, सॉल्व करना है, और उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट बचा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, पहले सॉल्व करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोडं पटपट सोडवा, जे क्लासमध्ये झाले असेल ते स्किप केलं तरी चालेल। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से फॉर्मूला काय असतो, 3% म्हणजे असं 3 दिसेल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 टेस्ट लगा, हाँ टेस्ट बेस्ड ऑन वेक्टर है, ओनली वेक्टर फ्रॉम वॉल्यूम, सप्ले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टू क्वेश्चन सॉल्व येणार नाही, 1 2 3 4 5 बनेगा, आता कोणता मग 5 आज होईल ना, 1 2 3 4 5 5 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस है, डायमेंशंस 1 D नहीं, टाइम टाइम 8 11 8 नहीं, ठीक है, नो बड़ा
प्रोडक्ट घेतला तर cos थिटा येतो आणि क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर पण मला सांगा की cos थिटा काढणं सोपं आहे की sin थिटा सिंपल अँड डायरेक्ट bx plus ay by plus एवढी रिजल्ट डिटरमिनंट आहे की नाही काय करायचं पहिले cos थिटा काढायचा cos थिटा आला की cos थिटा इक्वल टू काय घ्यायचं रूट ऑफ 1 मायनस sin स्क्वेअर थिटा ते कुठून sin स्क्वेअर थिटा इक्वल टू cos स्क्वेअर थिटा sin स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा इज 1 माहिती सगळ्यांना sin स्क्वेअर थिटा इक्वल्स टू 1 मायनस cos स्क्वेअर थिटा म्हणजे sin थिटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 मायनस cos स्क्वेअर थिटा असं केलं कळलं का चल सुप्रिया समजलं ना चलो सॉल्ड एग्जांपल फ्रॉम मॉड्यूल 68 69 आणि आता 70 70 टू 73 तीन बाकी आहेत अजून है ना वेक्टर जो टॉपिक था उसका कंटेंट यहाँ पे खत्म हो गया है दैट इज कौन सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आहे तो आपण मोशिनीने प्लेनच्या इंट्रोडक्शन मध्ये बघणार आहे ठीक आहे त्यामुळे ऑफिशियली वेक्टर कंप्लीट झालेला आहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सोडून बाकी सगळ्या कंटेंटवर टेस्ट मध्ये क्वेश्चन येणार आहे कल की मतलब संडे की जो टेस्ट है टेस्ट का सिलेबस ओनली वेक्टर रहेगा और वेक्टर में सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन मतलब अनसॉल्व एग्जांपल जो है 1 2 3 4 एंड 5 इनमें से क्वेश्चंस रहेंगे क्लियर तर आजच्या आज किंवा उद्या मॉर्निंग पर्यंत सगळे क्वेश्चंस व्यवस्थित क्लियर करून घ्या सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडेज लेक्चर आता मंडे साठी मी सांगितलेले 4 PM टू 5 PM क्या है मंडे को युनिट्स अँड डायमेन्शन्स ज्यांचा मिस झालाय किंवा ज्यांना त्या टॉपिकवर अजून कन्सिस्टंटली डेली टेस्टमध्ये मार्क्स येत नाही आहेत किंवा ज्यांचे क्वेश्चन्स रॉंग होत आहेत किंवा अजून प्रॅक्टिसची आवश्यकता असं वाटतं दे कॅन कम आणि त्यानंतर 6 to 8 मध्ये बेसिक मॅथ्स बेसिक कॅल्क्युलेशन आणि ओव्हरऑल सगळ्या सिलेबस मधल्या म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या टॉपिकवर मार्क्स इम्प्रूव्ह होण्यासाठीची जी काही प्रॅक्टिसची आवश्यकता आहे ती आपण 6 to 8 PM मध्ये कंप्लीट करणार आहे ठीक आहे तर हे मंडे पासून आपण एक्झिक्यूट करणार शेड्यूल तर त्याप्रमाणे बाकीच्या सब्जेक्टचं तुमचं मॅनेजमेंट करा कळालं ना सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन मंडेज लेक्चर थँक्यू मंडेला मॉर्निंगला न्यू टॉपिक आहे अय शंतनू बस खाली मंडे मॉर्निंग न्यू टॉपिक आहे कळालं ना चा